प्यारे प्यारे निंजास, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रिंस सेंसे और एक और शानदार जानदार मजेदार से सेशन में आप सभी का इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th पे स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का सेशन हमारे हर सेशन की तरह धुआंधार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम अपने क्लास 10th मैथ्स के एक ऐसे चैप्टर को डील करना सीखेंगे जो कि एनाबेल और कंजूरिंग जैसी मूवीज से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नाइटमेयर्स देता है। एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम पढ़ते ही मन में गाना चलता है, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो भाई। तो हल बता नहीं आया हूं, इस चैप्टर को आसान बना नहीं आया हूं। भाई आज चैप्टर का नाम तो समझ ही गए होगे, ट्रिग्नोमेट्री। एक ऐसा चैप्टर सर जी जिसको सुनते ही हमारे मन में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है, लेकिन आज के बाद नहीं। इस बड़े से चैप्टर के हजारों सवाल में से छांट के तुम्हारे लिए सिर्फ 15 सवाल लाया हूं, और इस गारंटी के साथ लाया हूं कि आज के इस छोटू से सेशन से ये 15 अलग अलग वैरायटी के सवाल की कहानी समझ लेते हो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई इस चैप्टर का कितना भी टेढ़ा सवाल दे दे, जरूर से सॉल्व करके आओगे। इन 15 सवालों में मिलेगा आपको डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। यानी अगर आज का ये छोटू सा सेशन सेंसई के साथ आप सारे निंजास अच्छे से समझ गए भैया जी, तो इस चैप्टर में तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन की कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लेकिन 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 सवाल पे जाने से पहले कुछ बातचीत हो जाए, जरूरी बातचीत। ध्यान से सुनो सर, ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है टी रेशियोज वाला पार्ट, एक है टी आइडेंटिटीज वाला पार्ट। टी रेशियोज वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पे 4 वैरायटी के ही सवाल है जो कि आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जितने भी सवाल है इस सेक्शन में वो यही 4 वैरायटी से आपको मिलेंगे। क्या क्या, ध्यान से सुनते जाना और नोट कर लेना। वैरायटी नंबर 1 के अंतर्गत सवाल देने वाले भैया या दीदी आपको कोई एक टी रेशियो की वैल्यू बता देंगे। वैरायटी नंबर 2 में आपके सवाल देने वाले भैया या दीदी आपको इनडायरेक्टली कोई एक टी रेशियो की वैल्यू बता देंगे। तो याद रखिएगा, वैरायटी 1 में डायरेक्टली आपको कोई एक टी रेशियो की वैल्यू बता दी जाएगी, वैरायटी नंबर 2 में आपको इनडायरेक्टली कोई एक टी रेशियो की वैल्यू बता दी जाएगी। अब वैरायटी 1 हो या 2, सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। जरूरत के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा मेथड लगाना है। दोनों मेथड में बता देता हूं। मेथड नंबर 1 में यह होगा कि आपको एक टी रेशियो की वैल्यू बता दी गई है। अब आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, तीनों साइड्स अपने गिवन डेटा की मदद से पता करोगे। एक बार तीनों साइड पता चल गए, अब आप अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी दूसरा टी रेशियो निकाल सकते हो जिसको सॉल्व करने के लिए सवाल आप यूज कर सकते हो। मेथड नंबर 2 की बात करें तो आपको एक टी रेशियो की वैल्यू बता दी गई है। अगर वो वैल्यू हमारे टेबल के हिसाब से जानी पहचानी वैल्यू है तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल पता कर लोगे। अब उस एंगल को पुट कर दोगे और अब एंगल पुट करने के बाद अपने टेबल को याद करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। तो सर 4 वैरायटी में से 2 वैरायटी कैसी होगी, उसको सॉल्व कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं वो हमने सीख लिया। अब बची हुई 2 वैरायटीज की बात करते हैं। वैरायटी नंबर 3 की बात करें तो सीधे हमारे जाने पहचाने एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से यूज करके आपको एक्सप्रेशन दे देगा जिसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, अगेन टेबल यूज करके। तो वैरायटी नंबर 3 में क्या करेगा, सीधे एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए देगा, जहां पे आपके डायरेक्टली ये जाने पहचाने एंगल्स वाले टी रेशो दिखेंगे। आप अपना टेबल इस्तेमाल करोगे, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ये थी वैरायटी नंबर 3। फाइनली वैरायटी नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको कुछ स्पेशल फिगर्स की प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री साथ में लगानी पड़ती है। जैसे मान लो रेक्टेंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, रोम्बस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी।
तो इन फिगर्स की प्रॉपर्टी और अपने टी रेशो का कंसेप्ट ये मिलाकर लगाओगे तो ये वैरायटी नंबर 4 के सवाल बन जाते हैं। तो पूरे टी रेशो वाले पार्ट में यही 4 टाइप के सवाल है और इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है। और सबको कैसे कैसे डील करना है ये भी इनडायरेक्टली मैंने बता दिया। जब ये सवाल हमें लाइन से मिलेंगे तो ये चीजें आपको जब होती हुई दिखेंगी तो चीजें अपने आप रिवाइज हो जाएंगी। जैसे इस सवाल को पढ़ो और वैरायटी डिटरमाइन करो। आप कहोगे सवाल देने वाले भैया ने हमें cos थीटा की वैल्यू बता दी, अब आगे जाके हमसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप तुरंत यहां पे कहोगे कि सर ये तो वैरायटी नंबर 1 है। हमें डायरेक्टली एक टी रेशो की वैल्यू बता दी गई है और हमसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैंने क्या बोला था, वैरायटी 1 हो या 2 सॉल्व करने के 2 मेथड है, जरूरत के हिसाब से आप अपना मेथड यूज कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर सवाल मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा जिससे दोनों मेथड आपके रिवाइज हो जाए, आगे के सवाल एक एक मेथड से। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 यानी राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड, कि सर जी हमने अपने सवाल के करस्पॉन्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और चूंकि सवाल का टारगेट एंगल हमारे गिवन डेटा का टारगेट एंगल थीटा है, तो या तो इस एक्यूट एंगल को थीटा मान के स्टार्ट करो या इसको, तुम्हारी मर्जी है। मान लो हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो भैया थीटा जिसको मानोगे उस हिसाब से परपेंडिकुलर बेस की कहानी होती है, आपने पढ़ा है। कंफ्यूजन होता है याद रखने में सभी को, तो मेरा गाना याद रखना, थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, थीटा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। कहोगे हाँ सर। अब राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, तो जो बच गया वही बेस होगा। हाँ सर ये बच गया तो यही बेस होगा। क्लियर, कहोगे हाँ सर। यहां तक हमें बहुत अच्छे से कहानी क्लियर हो गई है। तो हमें गिवन है अपने एक टी रेशो की वैल्यू, हमें गिवन है cos थीटा की वैल्यू कितनी, √3/2। तो हम यहाँ पे अब क्या दिमाग लगाएंगे, तो आप कहिएगा कि सर हमारा यहाँ पे अब दिमाग ये लगेगा कि हमें दिख रहा है कि हमें अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करने के लिए कोसेक थीटा चाहिए और सेक थीटा चाहिए, जो कि अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं। तो यानी कि सर मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूं, मुझे चाहिए कोसेक थीटा, मुझे चाहिए सेक थीटा। कहोगे हाँ सर। क्लियर, कहोगे हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो सेक थीटा निकालने के लिए आपको पूरा ट्रायंगल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कहोगे सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधे कह देंगे सेक थीटा हो जाएगा इस नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। सॉर्टेड। यानी कि बस कोसेक थीटा के लिए ट्रायंगल वाली मेहनत करनी है। स्टार्ट करते हैं मेहनत। तो सर cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, और ये हमें कितना गिवन है, √3/2। अब मेरी बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये कहता है कि अगर रेशो बराबर रेशो है तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के इक्वल बोल सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल बोल सकते हो। किस अप्रोच में, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए। याद रखिएगा मेरी बात, यानी कि मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं बेस हो जाएगा √3 यूनिट्स, ठीक है सर जी, यानी ये हो गया √3, और हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा 2 यूनिट्स, यानी कि ये हो गया 2। अब पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आ जाएगा, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सर जी √ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि ये 1 निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। अब हमें तीनों साइड पता चल चुके हैं, जरूरत के हिसाब से कोसेक निकालना था। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। कोसेक थीटा भी आ गया, दोनों वैल्यूज यूज कर देंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। मेथड 1 आपको क्लियर हो गया। मेरी बात सुनना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, सब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो ऐसे करोगे ना तो नंबर कट जाएगा। सब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो बस ये छोटी सी बात याद रखना कि x यूज करके बनाना, यानी कि जब सब्जेक्टिव में आ जाएगा ना तो आप बेस को √3x, हाइपोटेनियस को 2x मान लेना, उस हिसाब से परपेंडिकुलर सॉल्व करोगे 1x आ जाएगा, यानी सब कुछ x के टर्म में। और फिर जब आप कोई भी टी रेशो निकालोगे ना तो अल्टीमेटली x के टर्म में आएगा, लेकिन x कट जाएगा तो टेंशन नहीं है, फाइनली आपके पास नंबर ही आएगा।
तो जब सब्जेक्टिव में आएगा ना तो x यूज करके ये पूरी कहानी चलाना। ऑब्जेक्टिव में x की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच दोनों मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया। चलो अब जो एक्सप्रेशन है उस पर टूट पड़ते हैं। तो आप यहां पे कह दीजिएगा कि सर जी मेरा एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी यही एक्सप्रेशन है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर। कहां प्लस कहां माइनस है? न्यूमरेटर में माइनस का कनेक्शन है, डिनोमिनेटर में प्लस का कनेक्शन है। वैल्यू यूज कर देंगे सर जी, तो हम यहां पे कह देंगे कोसेक है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस सेक है 2/√3, स्क्वायर करो मन में 4/3 आ जाएगा। सर डिनोमिनेटर में भी यही नंबर्स आएंगे 4/3, फर्क बस इतना होगा यहाँ प्लस साइन है तो प्लस का कनेक्शन हो जाएगा। तो जब हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे सर, थोड़ा मन में करना, जब एलसीएम लेंगे दोनों ही जगह तो डिनोमिनेटर का 3 आपस में कट जाएगा, यानी आंसर आएगा इसका न्यूमरेटर बाय इसका न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 यानी कि 8, और इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 यानी कि 16, यानी आंसर आ जाएगा सर हमारा 1/2। कहोगे हाँ सेंसे 1/2 कहीं पे दिख रहा है क्या? कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर जी, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। तो ये मेथड नंबर 1 आपने देखा सॉल्व करने का। अब मेथड नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये रहा सर मेथड नंबर 2। क्या सिखाया था मेथड 2 में? कि आपको जो एक टी रेशो की वैल्यू देगा वहां से आपका करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, जिसको यूज करके बना लोगे। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो मुझे गिवन है cos थीटा की वैल्यू √3/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा एक्यूट एंगल है जिसके लिए cos की वैल्यू √3/2 आती है, टेबल यूज करके बताओ, तो आप तुरंत कहिएगा कि सर टेबल यूज करके बात करें तो वो एंगल होता है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री आता है √3/2। तो सर हमारा एंगल निकल के आ गया। अब इस एंगल को हम थीटा की जगह पुट कर देते हैं। तो इस एंगल को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे सर जी, तो कहानी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन में एंगल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा की जगह पे 30 डिग्री सर जी, तो 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और बगल में है सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी यही दो है, कोसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और भैया जी यहाँ पे सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ऊपर कनेक्शन माइनस का है, नीचे कनेक्शन प्लस का है। तो भैया कोसेक 30 डिग्री का मतलब हो गया साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ध्यान दीजिएगा सेक 30 हो जाएगा कॉस 30 का उल्टा। तो या तो टेबल से कॉस 30 कर लो, या फिर भैया सीधे इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, थीटा तो 30 डिग्री आ गया, तो कॉस 30 डिग्री तो आपको पता है, तो सेक 30 डिग्री इसी का उल्टा है ना, सीधे वैल्यू यूज कर लो, समझदारी दिखा के कैसे भी कर सकते हो। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 2/√3 का उल्टा, तो 2/√3 मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 2/√3 का स्क्वायर, समझो cos 30 डिग्री √3/2, sec 30 डिग्री इसका उल्टा यानी कि 2/√3, और स्क्वायर इसका उल्टा यानी 4/3 आ जाएगा। अगेन इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा सर, 4/3 लेकिन प्लस साइन के साथ। और अभी जस्ट तुमने इस पार्ट को सॉल्व किया है, कितना आता है ये सॉल्व करके सर, तो अभी हमने देखा था ये सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू 1/2 निकल के आ रही है सर जी। तो हम देख पा रहे हैं किसी भी मेथड से प्रोसीड करें आंसर सेम आएगा। कहोगे हाँ सेंसे, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से एग्जाम में किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेना। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, साइड हो जा रहा हूं। तो भैया इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, टर्म 1 में भी पूछा गया है और 21-22 वाले बोर्ड एग्जाम वाले सेशन में भी पूछा गया है। चलो फटाक से नोट डाउन कर लो। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। चलो सवाल क्या है पढ़ो एक बार। तो सवाल कह रहा है 2 tan a = 3, और आगे जाके एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने को कह रहा है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मजा आएगा इस सवाल में। देखो कौन सी वैरायटी है, पहचान में आ रही है? कहोगे सर वैरायटी नंबर 2 है।
इनडायरेक्टली टी रेशो की वैल्यू दिया है, इक्वेशन फॉर्म में एक टी रेशो की वैल्यू दिया है, यानी कि सर मैं इस इक्वेशन फॉर्म को ढंग से सिंप्लीफाई करूंगा, इस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा कि हमारा ये एक टी रेशो इज इक्वल टू के एक साइड में अकेला हो जाए, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो हमारे पास अब ये वैरायटी नंबर 2 वैरायटी नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आने लगेगा एक टी रेशो बराबर कोई वैल्यू, और आगे प्रोसीड करना तो हम जानते हैं। तो यही हमारी वैरायटी नंबर 2 कहोगे हाँ सर। तो हमें यहां पे गिवन है 2 tan a बराबर 3 2 tan a बराबर 3। तो इनडायरेक्टली एक टी रेशो की वैल्यू गिवन है, किसकी? tan a की। तो क्या मैं यहां से tan a नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। तो यहां से अपने टी रेशो को अकेला करेंगे। हमेशा वैरायटी नंबर 2 में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने गिवन डेटा को, अपने टी रेशो को इज इक्वल टू के एक साइड में अकेला करना पड़ेगा, तभी वो वैरायटी नंबर 1 वाले फॉर्मेट में बदलेगा, यानी कि टी रेशो बराबर वैल्यू के फॉर्मेट में बदलेगा। तो इसको अकेला करेंगे सर, 2 उस तरफ जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा tan a बराबर 3/2। कहोगे हाँ सेंसे। इतना सभी को क्लियर है क्या? कहोगे हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर। अब ये वैरायटी 1 का फॉर्मेट आ गया, एक टी रेशो बराबर वैल्यू। अब आगे सॉल्व करने के तुम दो मेथड जानते हो। अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज देखो, देखो यहाँ पे क्या दोनों मेथड लगेंगे? तो तुम कहोगे कि सर यहाँ मेथड नंबर 2 नहीं लग पाएगा, क्यों? क्योंकि सर हम अपने टेबल के हिसाब से ना कुछ वैल्यूज के लिए ही एंगल पता कर सकते हैं। हमारे टेबल में tan थीटा बराबर 3/2 के लिए क्या एंगल होगा ये हमने पढ़ा ही नहीं है सिलेबस में। तो हम ऐसा कोई एंगल अपने सिलेबस के हिसाब से जानते ही नहीं है जिसके लिए tan की वैल्यू 3/2 आ जाए, तो एंगल निकाल नहीं पाएंगे, यानी मेथड 2 यहां नहीं लग पाएगा। यानी इस सवाल को आपको मेथड 1 से ही बनाना पड़ेगा कि आपको tan दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद तीनों साइड पता करोगे, जरूरत के हिसाब से साइन और कॉस चाहिए वो निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर। तो यहां कौन सा मेथड लगेगा, क्या वैरायटी थी, ये भी हमने समझ लिया। अब एक और मजेदार चीज जानो, इस सवाल को मेथड 1 से बना सकते हो? हाँ सर, लेंदी जा रहा है, देखा ना मेथड 1 थोड़ा लेंदी होता है। इसको ना एक और अप्रोच से बनाया जा सकता है, ज्यादा फास्ट। क्या अप्रोच है? अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म का एक्सप्रेशन दिखे जहां पे न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस है प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड, डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस है प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड, न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस है प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड, डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस है प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड, तो कभी भी एक फ्रैक्शन टाइप का ऐसा एक्सप्रेशन हो तो याद रखना, ऐसे एक्सप्रेशन को डायरेक्टली तुम अपने जरूरत के हिसाब से टैन में कन्वर्ट कर सकते हो या कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये पूरी कहानी या तो टैन में या तो कॉट में बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है? थोड़ा दिमाग लगाओ। सर अगर मैं न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, यानी cos a से डिवाइड कर दूं, और डिनोमिनेटर को भी cos a से डिवाइड कर दूं, तो ध्यान देना, cos a से न्यूमरेटर डिवाइड करूंगा तो साइन बाई कॉस टैन बदल जाएगा, cos बाई कॉस 1 हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में साइन बाई कॉस टैन में बदल जाएगा, cos बाई कॉस 1 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन टैन में कैसे कन्वर्ट करना है समझ गए। इसी तरीके से तुम्हारा दिमाग काम कर गया होगा कॉट में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मैं न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दूं तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो साइन ए बाय साइन ए 1 हो गया, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए हो गया। अगेन साइन ए बाय साइन ए 1 हो गया, कॉस ए बाय साइन ए कॉट हो गया। कहोगे हाँ सर, तो कैसे कॉट में कन्वर्ट करना ये भी तुमने सीख लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, साइड्स पता किया, उसके बाद साइन कॉस आया। मैंने इसको ऑलरेडी अपने जरूरत के हिसाब से टैन में ही कन्वर्ट मार दिया। अब सीधे टैन में कन्वर्ट हो गया है, टैन वाली वैल्यू यूज कर देंगे, खटाक से सवाल बन जाएगा। मान लो मेरे पास कॉट की वैल्यू होती तो मैं कॉट में कन्वर्ट कर देता, सीधे कॉट थीटा यूज कर देता। कहोगे हाँ सर। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए जो आपको बड़ी अमेजिंग चीज मैंने बताई है, ये डायरेक्टली याद रखना, बहुत काम की है। तो ये अमेजिंग चीज यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूं। तो इस अमेजिंग चीज को यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो हम कह देंगे, हम यहाँ पे बोल देंगे कि सर मेरा एक्सप्रेशन क्या है, 4 sin a प्लस 3 cos a।
डिवाइडेड बाई 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। कहोगे हाँ सेंस है। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि सर फ्रैक्शन है तो अगर सेम चीज से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम इस पूरे को अपने जरूरत के हिसाब से tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहोगे हाँ सेंस है। उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को अगर हम cos a से डिवाइड करें तो ध्यान से देखिएगा बाई cos a करेंगे। अब इस बाई cos a को मैं इधर इधर बांट सकता हूं, cos a बाई cos a, भाई ओवरऑल पे बाई cos a है तो उस ओवरऑल वाले बाई cos a को मैं इधर इधर बांट सकता हूं। सेम कहानी नीचे कर सकता हूं। कहोगे हाँ सेंस है, एकदम सही बात है। तो इससे क्या फायदा हो गया, आप कहिएगा सर इधर cos बाई cos 1 हो गया, cos बाई cos 1 हो गया। अब मेरा एक्सप्रेशन tan में बदल गया है, मैं कह दूंगा ये हो जाएगा 4 sin बाई cos tan a, बगल में इसका पड़ोसी हो गया प्लस 3, अगेन नीचे कहिएगा सेम एक्सप्रेशन आ रहा है 4 tan a और सर इसका पड़ोसी हो गया -3। कहोगे हाँ सर। अब मैं इजीली यहां से डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, tan a की वैल्यू यूज कर सकता हूं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल का झंझट ही नहीं रहा। तो यहां पे सीधे वैल्यू यूज करेंगे सर जी, तो हम कह देंगे 4 इंटू tan a की वैल्यू आई है 3/2 इतना प्लस 3 डिवाइडेड बाई नीचे फिर से 4 इंटू 3/2 और इसके बाद सर जी -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ 3 2 जा 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 3 जा 9, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया है सर जी ऑटोग्राफ के साथ 3। 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर, सी इज आर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल, 2023 में ये पर्टिकुलर सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बहुत रीसेंट सवाल है। अब यहाँ पे ना एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई। मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि क्यों ऐसा होता है कि जब प्यार होने के बाद शादी होती है तो शादी होने के बाद जो लड़कियां होती है वो अपने हस्बैंड से ज्वेलरी की डिमांड करती है, और वो भी तनिष्क की ज्वेलरी। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार क्या है ये, इसको हमेशा तनिष्क की ज्वेलरी ही क्यों चाहिए। तो अब उसके पीछे का लॉजिक मुझे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से समझ में आया। तुम भी ध्यान से सुनना लॉजिक क्या है। देखो लॉजिक कुछ ये है कि भैया शादी से पहले इश्क होता है, प्यार होता है। कहोगे हाँ सर, तो ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ इश्क डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ इश्क बराबर क्या हो जाएगा, टैन ऑफ इश्क। कहोगे हाँ सर, टैन ऑफ इश्क। कहोगे हाँ सर। भेजे में गई बात, नहीं गई, मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोगों को लॉजिक नहीं समझ में आया होगा, जिनको समझ में आ गया वो समझदार है। चलो इस लॉजिक को भी नोट डाउन कर लो। तो समझ गया ना क्यों ऐसा होता है कि जब प्यार होने के बाद शादी होती है तो शादी होने के बाद जो हमारी धर्म पत्नी होती है उनको तनिष्क की ही ज्वेलरी चाहिए होती है। तो मैथमेटिकली नाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल की मैथमेटिक्स समझते हैं। ध्यान दीजिएगा सर जी, अगला सवाल। तो सवाल यहाँ पे हमें कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज व्हाट। अब इस सवाल की कहानी को समझो, वैरायटी को समझो। देखो वैरायटी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो वैरायटी ऐसी है सर कि हमें इनडायरेक्टली एक टी रेशो की वैल्यू बताई गई है। कहोगे सर इनडायरेक्टली, यहां तो लेकिन 2 टी रेशो है। थामा, देखो मुझे क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है। अब दिक्कत क्यों हो रही है तुमको दिमाग लगाने में, क्योंकि तुम कहोगे सर 2 टी रेशो है, जबकि सर आपने तो लॉजिक बोला था एक ही टी रेशो कहानी में होना चाहिए। अरे दिमाग लगाओ, एक में बदल जाएगा। कैसे सर, या तो मैं साइन को इधर भेज दूं तो कॉट बन जाएगा, एक में बदल गया, या तो मैं कॉस को इधर भेज दूं टैन बन जाएगा, एक में बदल गया। लगा दिमाग, हाँ सर। तो मैं इजी काम करता हूं, कॉस को इधर भेज देता हूं, तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि इससे ये हो जाएगा सर साइन थीटा पहले से, ये इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर इधर 1 बचा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। कन्वर्ट हो गई कहानी। कहोगे हाँ सर, दिख रहा है कन्वर्ट हो गई कहानी। एक टी रेशो बराबर वैल्यू, यानी वैरायटी नंबर 2 था सर,
इनडायरेक्टली हमें एक टी रेशो की वैल्यू गिवन है। अब तुमको पता है सर सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, या तो मेथड 1 से बना लो या मेथड 2 से बना लो, जो तुम्हारी मर्जी है। कहोगे हाँ सर, एक मेथड से मैं बता देता हूं, दूसरे मेथड से तुम बना लेना। अब जैसे मान लो इस पर्टिकुलर सवाल को मैं क्या करता हूं मेथड 2 से बना लेता हूं, तुम मेथड 1 से बना लेना। तो तुम कहोगे कि सर वो कौन सा एक्यूट एंगल होता है जिसके लिए tan की वैल्यू 1 आती है, तो आप कहिएगा कि सर वो एक्यूट एंगल होता है 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री आ गया। अब इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहोगे हाँ सेंस है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वहां पे अगर हम इस वैल्यू को यूज कर ले तो हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी कि cot थीटा का होल स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आई है, यानी ये हो गया tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कहोगे हाँ सेंसर, tan 45 डिग्री भी 1 होता है, cot 45 डिग्री भी 1 होता है अपने टेबल के हिसाब से। इनका स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कहोगे हाँ सेंसर, कहीं पे 2 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, तो मैंने मेथड 2 से बना दिया, मेथड 1 से बनाना तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मेथड 1 से सॉल्व करके देखना तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सवाल में ना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं, सीधे ये ट्रिक याद रखना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 10th लेवल पे, चूंकि हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़नी होती है, तो 10th लेवल के हिसाब से बात करें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो होता है वो सिर्फ 45 डिग्री के लिए हो सकता है। ये सीधे ट्रिक याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में टाइम बहुत बचेगा कि भैया कहीं पे भी तुमको दिख गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा है तो साइन और कॉस आपस में इक्वल सिर्फ एक एक्यूट एंगल के लिए होता है और वो एंगल होता है 45 डिग्री। सीधे इस बात को याद रखना, इसको कॉपी पे नोट कर लो। आप सीधे इस ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी सवाल को जल्दी से बना सकते थे। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, साइड हो जा रहा हूं। तो मल्टीपल वेज हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। बताओ कौन सी वैरायटी? कहोगे हाँ सर पहचान लिया, वैरायटी नंबर 3। सर हमें एंगल के साथ एक एक्सप्रेशन गिवन है, अपने टेबल का इस्तेमाल कर करके वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करना है। खत्म हो गया सवाल। चलो तो एक्सप्रेशन क्या है लिख लो पहले। एक्सप्रेशन है आपका 5 6 स्क्वायर 60 डिग्री, 5 6 स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, इसके बाद माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, और भैया उसके बाद है प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री। कहोगे हाँ सर, इसी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ले सर जी। तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 660 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस इसका मतलब हो गया tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और बगल में जो पड़ोसी है उसका मतलब हो गया cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कहोगे हाँ सर। तो अगर मैं अब वैल्यू पुटिंग करूं तो देखो यहां पे sec 60 का मतलब हो गया cos 60 का उल्टा, cos 60 का मतलब sin 30 यानी कि 1/2 का उल्टा 2 हो गया सर। तो 5 इंटू, ध्यान रखिएगा ये चीज 2 है, ये चीज कितनी आ रही है सर 2, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 डिवाइडेड बाई 8, आगे जाके माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, हम जानते हैं √3 होती है, डायरेक्टली लिख रहा हूं √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, आगे जाके प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 सर, अपने टेबल से जानते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख रहा हूं क्या हो जाएगा 1/2। कहोगे हाँ सर। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे निकल के आएगा, बड़े ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 5/2 प्लस 1/2 6/2, 6/2 का मतलब 3, बगल में -3, 3 - 3 लड्डू आ गया सर, जो एग्जाम में तुमको नहीं लाना है। समझ गया ना, प्रिंस से पढ़ रहे हो 100 में 100 आना चाहिए। तो भैया 0 आंसर आ रहा है, 0 कहीं पे दिख रहा है, सी में दिख रहा है। बेहतरीन सवाल 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एकदम रिसेंट सवाल है, तगड़ा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या कह रहा है भैया सवाल,
तो सवाल यहां पे कह रहा है कि गिवन दैट साइन अल्फा बराबर √3/2, tan बीटा बराबर 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। कौन सी वैरायटी है? कहोगे सर ये तो वैरायटी नंबर 1 है। डायरेक्टली एक टी रेशो बराबर वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली एक टी रेशो बराबर वैल्यू गिवन है, तो सर हमें सॉल्व करना आता है, या तो मेथड 1 या तो मेथड 2, अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी यूज करके बना सकते हैं। अब यहां पे आप तुरंत ये चीज पकड़िए कि सर ये जो वैल्यूज है ना, ये जानी पहचानी वैल्यूज है, इसके लिए हम सीधे एंगल निकाल सकते हैं, यानी मेथड 2 लगाना ज्यादा इजी है। हमेशा याद रखना कि मेथड 2 कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, क्योंकि अगर जानी पहचानी वैल्यू है तो मेथड 2 लग जाएगा, जानी पहचानी वैल्यू नहीं है टेबल की तो मेथड 2 नहीं लग पाएगा। लेकिन मेथड 2 हमेशा मेथड 1 से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो जहां जहां दोनों ऑप्शन क्रिएट होती है ना, तो मेरा पर्सनल सेशन रहेगा मेथड 2 से बनाना, क्योंकि जल्दी आंसर आता है मेथड 2 से। तो सर ये जो चीज दिख रही है इसको कर लेते हैं। तो तुरंत यहां पे आप कह दीजिएगा कि सबसे पहले मुझे यहां पे गिवन है साइन अल्फा बराबर √3/2। तो भैया वो कौन सा एक्यूट एंगल होता है जिसके लिए साइन की वैल्यू √3/2 आती है? आप कहिएगा सर वो एंगल होता है 60 डिग्री, यानी इससे अल्फा निकल के आ गया 60 डिग्री। अगेन अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि सर अगला गिवन डेटा है tan बीटा बराबर 1/√3, वो कौन सा एक्यूट एंगल होता है जिसके लिए tan की वैल्यू 1/√3 आती है? तो आप कहिएगा कि सर वो एक्यूट एंगल होता है 30 डिग्री। तो बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब तुम्हारी खोपड़ी चली कि सर मुझे ये जो एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा पुट करेंगे निकल जाएगा एक्सप्रेशन। तो क्या आंसर आएगा? तो सर मेरा एक्सप्रेशन है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेटा पुट करेंगे तो cos ऑफ अल्फा है 60 डिग्री माइनस बीटा है 30 डिग्री, तो 60 में 30 घटाओगे 30 आएगा, यानी हमसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है cos 30 डिग्री की वैल्यू। cos 30 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री, यानी कि √3/2 हमारा आंसरवा होगा। कहोगे हाँ सर √3/2 कहीं दिख रहा है क्या? कहोगे हाँ सर ए में दिख रहा है। फटाफट नोट डाउन कर लो। एक और इंपॉर्टेंट सवाल 2 बार पूछा गया है, टर्म 1 में भी 21-22 में भी। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। एक और बेहतरीन सवाल को हमने धुएं में उड़ा दिया। जल्दी 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 चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। सवाल कह रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि यहां सीधे थीटा निकालने को ही कह दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यानी कि हमारा एंगल बताओ, और आपको गिवन क्या है? गिवन है 2 sin 2 थीटा बराबर 1। कौन सी वैरायटी? आप तुरंत यहां पे जज कर लोगे कि सर वैरायटी नंबर 2 है। दिमाग काम कर रहा है कि सर इनडायरेक्टली एक टी रेशो बराबर वैल्यू का फॉर्म है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके टी रेशो बराबर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद अपने आप ये थीटा निकल के आ जाएगा। यानी वैरायटी नंबर 2 का सवाल है। फटाक से बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सर, तो मुझे गिवन है 2 sin 2 थीटा बराबर 1, यानी अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैंने क्या सिखाया था कि रीअरेंज करने के लिए टी रेशो को अकेला करो। तो अपना टी रेशो वाला पार्ट यानी कि sin 2 थीटा को अकेला करेंगे तो 2 इस तरफ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अब आगे की कहानी आप जानते हो सर, एक टी रेशो बराबर वैल्यू का फॉर्म है। अब एंगल तक कैसे पहुंचेंगे? तो सर तरीका आपको पता है, यही तरीका तो मेथड नंबर 2 का तरीका है कि अगर मैं तुमसे पूछूं वो कौन सा एक्यूट एंगल होगा। आप देखो यहाँ पे एंगल क्या है पूरा 2 थीटा, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 1000 थीटा हो, उससे क्या लेना देना। तो वो कौन सा एक्यूट एंगल होगा जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 आएगी? आप तुरंत कहिएगा सर 30 डिग्री होगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, 2 15 जा 30, यानी कि थीटा बराबर 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ सेंसे सही बात है। तो हमें थीटा निकालना था, थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। 15 डिग्री कहीं पे दिख रहा है क्या? ए में दिख रहा है सर। ए इज आर करेक्ट आंसर। अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, टर्म 1 में भी आया है, 21-22 में भी आया है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल सर ने जो लॉजिक सिखाए उसी की मदद से धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल की कहानी आपके सामने आ गई, और इसी के साथ अब स्वागत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सवालों का। देखो
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बहुत सारे सवालों की वैरायटी है, कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी जब मैं डिटेल्ड वन शॉट लूंगा ना, वहां पे हर वैरायटी को कैसे टैकल करना है उसका आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, और बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है तो लोड मत लेना। अभी आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के किसी भी सवाल में अटको ना तो पूरी दुनिया साइन कॉस में चेंज कर दो, बन जाएगा। तो मेरी बात कभी ना भूलना, कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में अटको, पूरी दुनिया साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, अपने आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, सवाल बन जाएगा। और हमेशा आदत रखना कि एलएचएस से सॉल्व करना स्टार्ट करना। बस ये बातें याद रखना, फिलहाल के लिए इतनी काफी है। जब वन शॉट लूंगा तो और डिटेल में चीजों पे बात करेंगे, वहां फिर हर एक वैरायटी को कैसे जल्दी जल्दी बनाना है वो हम सीखेंगे। ये जो मैंने ब्रह्मास्त्र आपको दिया वो हर वैरायटी में लगेगा। अब किसी वैरायटी में ये ब्रह्मास्त्र जल्दी आंसर दे देगा, कभी थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो देखो, ब्रह्मास्त्र काम हर जगह करेगा, लेकिन कहीं जल्दी कहीं थोड़ा धीरे, इसलिए हर वैरायटी के लिए एक फास्ट फास्ट मेथड भी बताऊंगा जब वन शॉट लूंगा। चलो इस पर्टिकुलर सवाल को देखो। तो कुल मिला के करना क्या है सर, कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल होगा, यानी कि सर ये कोई वैल्यू निकल के आएगी सिंप्लीफाई होके, वो कौन सी वैल्यू होगी पूछा जा रहा है। एक्सप्रेशन क्या है पहले लिख लो। तो सर एक्सप्रेशन एक प्रोडक्ट फॉर्म है जहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कहोगे हाँ सर। अब तुरंत आपकी खोपड़ी चलेगी, तुरंत आपका यहां पे दिमाग चलेगा कि सर देखो, हमें मेनली अपने सिलेबस में तीन आइडेंटिटी पढ़नी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इन तीन को अगर हम रीअरेंज कर ले तो और भी आइडेंटिटीज निकल के आ जाती हैं। तो तुरंत आपका दिमाग काम करेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा। यानी कि सर चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ सेंसई। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या निकल के आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। अब बन गया सवाल। कैसे बन गया तो देखो, हम जानते हैं ये भी सर जी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ तो tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर है। अब मेरी बात याद रखना, एक जनरल चीज बता रहा हूं, सीधे याद रखना कि अगर tan और कॉट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कहीं पे भी, अगर आपको tan और कॉट आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं और जो tan की पावर है वही कॉट की पावर है, तो ये वैल्यू भी हमेशा 1 आती है। ये सीधे मेरी ट्रिक याद रखना, सीधे कि tan इंटू कॉट कहीं पे भी फॉर्मेट दिख रहा है, पावर भी है कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों पे सेम सेम पावर है ना तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। सीधे ये ट्रिक याद रखना, बड़े काम की है कि तुम लोग tan इंटू कॉट तो जानते हो, लेकिन यहां वाली सिचुएशन में फंस जाते हो। अब देखो इसको लगाओ यहां पे कि सर tan इंटू कॉट का फॉर्मेट है, कहोगे हाँ सर, लेकिन सर यहां पावर आ गई। कोई बात नहीं, सेंसई का लॉजिक यूज करो कि सर tan इंटू कॉट का फॉर्मेट है, दोनों जगह पावर सेम है, तो सेंसई ने बोला था tan इंटू कॉट का फॉर्मेट रहे, पावर अगर सेम सेम होगी वैल्यू हमेशा 1 आती है। खत्म। सेंसई की ट्रिक से सीधे खटाक से सवाल बन गया, आंसर 1 निकल के आ रहा है। तो भैया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, बी, यानी कि 1। बेहतरीन सा सवाल 2023 में पूछा गया, एकदम रीसेंट सवाल है, तगड़ा सवाल है, फटाफट नोट डाउन कर लो। एक और घातक सवाल हमने धुएं में उड़ा दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल, बहुत रीसेंट सवाल, 2023 का बोर्ड एग्जाम का सवाल है सर जी। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जहां पे थीटा 0-90 डिग्री के बीच का भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। अब देखो कुल मिला के कह रहा है कि ये चार एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन हर बार ट्रू होगा हमारे किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, या 0 डिग्री के लिए, या 90 डिग्री के लिए। इसका यही तो मतलब है। यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है, तो यहाँ 0 डिग्री के इक्वल की बात हो रही है, यहाँ 90 डिग्री की इक्वल की बात हो रही है, और यहाँ ऐसे थीटा की भी बात हो रही है जो 0-90 के बीच का हो। तो कोई एंगल 0-90 के बीच का होता है तो क्या होता है, एक्यूट। यानी इनडायरेक्टली भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया हमारा जो एंगल है वो 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। तो बताओ हर टाइप के एंगल्स के लिए कौन सा एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा। अब यहाँ पे आपको ना
डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सर हमने डेफिनेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पढ़ा है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो हर एंगल के लिए हमेशा ट्रू होती है। यानी इनडायरेक्टली सवाल पता है आपको क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में LHS बराबर RHS होगा हर एंगल के लिए। तो आप तुरंत कहोगे कि सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी नहीं होती, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता, तब हमारा आंसर ए हो जाता। तो सर ए नहीं होगा। बी में क्या कह रहा है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, सर ऐसी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगेन सर अगर हम आगे चले, आगे देखें तो क्या कहानी है, तो सर अगर आगे चले आगे देखें तो कहानी में ये है, कहानी में ये बोला जा रहा है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कहोगे हाँ सर, ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसी आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। लास्ट सवाल में ऐसा ही कुछ तो हो रहा था, कहोगे हाँ सर, यानी आंसर सी होगा, यहीं पे मिल गया, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे जाओगे भी तो सर कॉट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान देना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है सर, यानी डी भी नहीं हो सकता, चेक करके बता दिया। मान लो कॉट स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बराबर 1, ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही बात है सर, तो फिर उस केस में डी आंसर हो जाता, मतलब फिर ऑप्शन उस हिसाब से देता। अगर ये ट्रू होता तो फिर ऑप्शन इस हिसाब से आपको देता कि भैया बस यही कहानी में आता, बाकी ऑप्शंस फिर फॉल्स होते। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तेजी से। तो एक और बेहतरीन सवाल जिसको हमने धुएं में उड़ा दिया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक और बेहतरीन सवाल जिसको हमने धुएं में उड़ा दिया, जल्दी से जल्दी से। चलिए तो एक और सवाल हमारा बन चुका है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं सर जी। ये रहा हमारा अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है सर जी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, यानी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन क्या है देखना, एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरी चीज जो है ये रूट के अंदर है सर जी। तो कह रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब निकलता है, सिंप्लीफाई करके, मतलब इनडायरेक्टली आइडेंटिटी का सवाल घुमा के दिया है कि लो मैंने तुमको LHS पकड़ा दिया, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ RHS क्या आएगा और ऑप्शन से मैच कर लो, यही सवाल है। कहोगे हाँ सर, तो आइडेंटिटी का सवाल जरूरी नहीं है हर बार तुमको प्रूफ करने दे दे कि LHS बराबर RHS प्रूफ कर दो। कई बार ऐसा भी करता है कि एक साइड का पार्ट दे देता है, कहता है सिंप्लीफाई करके बताओ RHS में क्या आएगा और ऑप्शंस के हिसाब से मैच कर लो। तो ऐसा भी होता है आइडेंटिटी के सवालों में, याद रखना इंपॉर्टेंट। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है सर, सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी खोपड़ी चलेगी, आपका दिमाग काम करेगा कि सर ये भी एक आइडेंटिटी है रीअरेंज करके, और ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है। कैसे, तो आप जानते हो सर जी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी रीअरेंज करके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, इसको रीअरेंज करेंगे ये बन जाएगा। अगेन ये तो डायरेक्टली आप जानते हो सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कहोगे हाँ सर, दोनों में मल्टीप्लाई है, यानी ये कहानी रूट के अंदर बंद, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, अब आगे क्या करें नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने क्या बोला था, कभी भी जब समझ में ना आए कि आगे क्या करना है, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दो। अब ये ऑलरेडी साइन में है तो दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा को मैं साइन कॉस में बदलूंगा तो क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब साइन कॉस में बदलेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर, और ये पूरी चीज रूट के अंदर बंद। अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है, आप सभी लोगों को पता है कि सर स्क्वायर रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन होते हैं। याद रखना, कहीं पे भी ऐसा दिख जाए या कहीं पे भी ऐसा दिख जाए, हमेशा याद रखना स्क्वायर और स्क्वायर रूट जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और अंदर वाली चीज आंसर बन जाती है, अंदर वाली चीज आंसर बन जाती है। ये डायरेक्टली ट्रिक याद रखना,
स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे के जाने दुश्मन, जहां एक दूसरे को देखते हैं लड़के एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और अंदर वाली चीज सीधे आंसर बन जाती है। क्या ये लॉजिक यहाँ बैठ रहा है? हाँ सर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट एक साथ आ गया सर, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी अंदर वाली चीज सीधे आंसर बन जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा tan थीटा। तो सर क्या मुझे अपने ऑप्शंस में tan थीटा दिख रहा है? बिल्कुल सर, डी में दिख रहा है। डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगेन एक अमेजिंग सवाल, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, टर्म 1 में भी आया है, 21-22 में भी आया था। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और आइडेंटिटी का धुआंधार सवाल हमने सॉल्व कर लिया। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलते अगले सवाल पे। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2, देन फाइंड बीटा। एंगल निकालना है। कौन सी वैरायटी है? पकड़ में आ रही है? कहोगे हाँ सर। वैरायटी नंबर 2 है। इनडायरेक्टली हमें एक टी रेशियो की वैल्यू गिवन है। कहोगे हाँ सर, क्या बात कर रहे हो? इनडायरेक्टली तो है सर, लेकिन एक टी रेशियो का है। यहाँ तो दो दो टी रेशियो है सर, साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर भी है। तो अब दिमाग लगाओ, इनडायरेक्टली एक ही है, क्योंकि आप अपनी साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को रीअरेंज करके जानते हो कि सर जी मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल सकता हूं या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल सकता हूं। किसी एक को चेंज कर दूंगा तो पूरी कहानी साइन की या कॉस की बन जाएगी। अब तो वैरायटी 2 दिखने लगी ना कि हाँ सर, या तो मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दूं, पूरी कहानी साइन स्क्वायर में, यानी कि सर इनडायरेक्टली एक टी रेशियो की वैल्यू गिवन है तो एंगल आ जाएगा। आ जाएगा सर। कौन सा मेथड? मेथड नंबर 2। कहोगे हाँ सर जी एकदम सही बात है। या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दूं। कहोगे हाँ सेंस है, तो वहां से भी मेरा काम हो जाएगा। कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है, एकदम क्लियर बात है। चलो ये काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो किसी एक को कन्वर्ट कर दो, या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, जिससे पूरी कहानी एक टी रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको इनडायरेक्टली अरेंज करके टी रेशो बराबर वैल्यू के फॉर्म में ले आओगे और उसके बाद एंगल निकल के आ जाएगा मेथड 2 से। कहोगे हाँ सेंस है। तो मान लो हम अपने कॉस स्क्वायर को ही कन्वर्ट कर लेंगे, ये टारगेट लेके चलते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन है 2 साइन स्क्वायर बीटा, आगे क्या लिखा है? माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसके बाद आगे है बराबर 2। क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर। तो अगर मैं इस पोर्शन को कन्वर्ट करूं तो मैं यहां पे कह दूंगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर बीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं सर, अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली आइडेंटिटी को रीअरेंज करके। कहोगे हाँ सर। बराबर 2, यानी अब आपको यहां दिखने लगा होगा पूरी कहानी साइन में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको रीअरेंज करके टी रेशो बराबर वैल्यू के फॉर्म में करके मेथड 2 से अपना थीटा निकाल सकता हूं। तो यहां पे अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो गया। यानी कि सर जी 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो गया 3 साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो सर ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो 3 से 3 कट गया 1 टाइम। आपके पास निकल के आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अब तुम कहोगे ओ माय गॉड सर ये क्या निकल के आ गया? साइन बीटा बराबर 1 आता तब तो हम तुरंत मेथड 2 से बीटा बता देते। साइन स्क्वायर बीटा कैसे सॉल्व होगा? होगा। याद करिए आपको पुराने सेशंस में मैंने सिखाया है कि कहीं पे भी ये फॉर्मेट आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। क्या यही फॉर्मेट यहाँ नहीं है? हाँ सर है, क्योंकि आप तुरंत यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा का मतलब हो गया साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से आप कह दीजिएगा कि सर साइन बीटा की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। रूट वन 1 ही होता है, यानी एक आंसर +1 आएगा, एक -1। तो साइन बीटा की 2 वैल्यू आ रही है सर, साइन बीटा +1, साइन बीटा बराबर -1। अब यहां पे एक बात बताऊंगा, उसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आ रहा है सर साइन बीटा बराबर +1, एक आ रहा है सर साइन बीटा बराबर -1। अब जो बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि सर 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बात करें तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि एक्यूट एंगल्स के लिए कभी भी किसी भी टी रेशो की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। और तुम्हें क्लास 10th में सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना है।
यानी अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि सर हमारे सिलेबस के हिसाब से किसी भी टी रेशो की वैल्यू, 6 टी रेशो है ना, किसी भी टी रेशो की वैल्यू कभी भी एक्यूट एंगल्स के लिए नेगेटिव नहीं आ सकती। यानी कि सर ये वाला आंसर तो रिजेक्ट हो जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ टी रेशो की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी सिर्फ यही एक्सेप्टेबल आंसर होगा। अब यहां से हम बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर टी रेशो बराबर वैल्यू के फॉर्म में है। तो अगर मैं पूछूं कि वो कौन सा एंगल होगा जिसके लिए साइन की वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, तो तुरंत अपने टेबल से कह दोगे कि सर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि सर हमने बीटा निकाल लिया, अपना एंगल निकाल लिया मेथड 2 की मदद से 90 डिग्री। तो हमसे बीटा पूछा गया था, तो बीटा कितना निकल के आ रहा है सर? 90 डिग्री आ रहा है। कहीं दिख रहा है 90 डिग्री आपको? कहोगे हाँ सर बी में दिख रहा है, बी इज आर करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। तो अगेन ये सवाल भी 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, टर्म 1 में भी पूछा गया है, 21-22 में भी पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है यार। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगले सवाल की कहानी देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो यहां पे सवाल यहां पे कह रहा है प्रूव दैट फलाना बराबर ढिमकाना, यानी ये प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सवाल है। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव करना है। तो अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, याद है? कहोगे हाँ सर से याद है। एलएचएस से स्टार्ट करना है। हाँ सर, एलएचएस में क्या है देख लो एक बार। तो सर यहां अगर हम एलएचएस से स्टार्ट करें तो एलएचएस में लिखा हुआ है न्यूमरेटर में साइन ए -2 साइन क्यूब ए, और डिनोमिनेटर में एलएचएस के लिखा हुआ है सर 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ठीक ठीक है सर। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर? क्योंकि आरएचएस में मुझे tan चाहिए, तो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो कभी भी कोई चीज सिंप्लीफाई करने जाते हो तो जो जो चीजें दिखती जा रही है ना, लगाते जाओ। अब जैसे आपको यहाँ क्या दिख रहा है, तो पहली नजर में ये दिख रहा है सर कि न्यूमरेटर से साइन कॉमन हो रहा है, डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन हो रहा है। तो जो दिख रहा है लगा दो। तो न्यूमरेटर से साइन कॉमन हो रहा है, साइन कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या सर? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बचा। अगेन कहिएगा डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन हो रहा है, तो कॉस से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? तो 3 कॉस में से 1 कॉस गया, 2 कॉस बचा, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए बचा, और बगल में एक ही कॉस ए था, निकल गया, यानी 1 बचा। अब कैसे बनाएंगे सर? अब देखो, जब तुम लोग को मैं वन शॉट करवाऊंगा ना, वहां पे ये चीज डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल डायरेक्टली याद रखना। क्या याद रखोगे डायरेक्टली? कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और भैया जी 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये जो दोनों चीजें होती है ना, ये इक्वल होती है। फिलहाल तुम डायरेक्टली ये याद रखो, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, बहुत इजी है। तुम अगर इसको आइडेंटिटी लगा के कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, या फिर कॉस के बदले साइन का कन्वर्जन कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो प्रूफ करना बहुत आसान है, अभी खुद से भी कर सकते हो। बाकी जब मैं वन शॉट करवाऊंगा ना इस चैप्टर का, तो वहां डिटेल में करा के दिखाऊंगा। फिलहाल सीधे याद रखना कि सर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो कट जाएगा सर। यानी अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास? अल्टीमेटली आपके पास बचा है सर जी साइन ए बाई कॉस ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है सर? टैन होता है। कहोगे हाँ सेंसे, टैन ए, यही तो आरएचएस में प्रूफ करना था, बराबर आरएचएस। और इसके बाद पता है आपको एक ऑटोग्राफ देना है, हेंस प्रूफ्ड। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन एक अमेजिंग सवाल सर जी, 2023 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, टर्म 1 में पूछा गया है। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो भैया मुद्दा ये हो जाता है ना एक्चुअली में, कि आइडेंटिटी वाला जो पार्ट होता है ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, ये थोड़ा सा टफ लगता है सभी को। लेकिन चिंता ना करो, आज के सेशन में जितनी वैरायटी आ रही है वो तो मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल ही रहा हूँ। जब वन शॉट लूंगा तो हर चीज का और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये ध्यान रखना। और देखो इन जनरल सीधे एक बात याद रखना, अगर लाइफ में खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सवाल सॉल्व करने आने चाहिए। चलो देखो अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो जो आगे का सवाल है ना, उसको बनाने के लिए ना ये 2 एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। कैसे सॉल्व होगा दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पहले कुछ कुछ बातें याद रखना।
कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर 4 मिल जाए ना, तो पावर 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तुमने पढ़ा है सर, कि पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में पावर 4 मिल जाए ना, तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर फॉर्म में लिख दोगे, सवाल बन जाएगा। अब इसी लॉजिक पे कभी भी पावर 6 मिल जाए, अब ध्यान से सुनना, पावर 6 को तुम चाहो तो स्क्वायर का क्यूब भी बोल सकते हो या क्यूब का स्क्वायर भी बोल सकते हो। कहोगे हाँ सेंस है। तो देखो, पावर 6 ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन ज्यादा फास्ट किससे बनेगा? तो याद रखना, ज्यादा फास्ट इस वाले मेथड से बनेगा, यानी कि स्क्वायर का क्यूब, यानी सबसे बाहर वाली पावर 3। दोनों से बनेगा पावर 6, लेकिन इस वाले से ज्यादा जल्दी बनेगा, याद रखना। तो अब ये बेसिक बात समझ गया। अब एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये इजी वाला सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। तो सर इस लॉजिक पे ब्रेक डाउन करके मैं पावर 4 को लिख सकता हूं स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि सर साइन पावर 4 थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अगेन इसके बाद प्लस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने पढ़ा है सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में बीच बीच में आता है। इसी लॉजिक पे है ये, कहोगे हाँ सर। तो चूंकि इसी लॉजिक पे है तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, यानी कि सर ए प्लस बी, तो ए है ये आपका, बी है ये आपका। ध्यान से देखो, ये पूरा ए का काम कर रहा है, पूरा बी, तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बी हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपका दिमाग काम कर गया होगा कि सर आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और आगे है -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिख जाए, तो इन जनरल पावर 4 सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या वो भी जान लिया, और ये सिंप्लीफाई करके क्या आता है ये रटने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब इसी तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब इसको करेंगे सर, तो मैंने क्या बोला, पावर 6 दोनों तरीके से बनेगा। मान लो तुमको मैंने होमवर्क दिया, ऐसे ट्राई करना, मैं क्लास में ही आसान वाले तरीके से बता देता हूं। तो मैं पावर 6 को इस तरीके से लिख सकता हूं सर, कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। कहोगे हाँ सर। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कई तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पे अगर हम एक इजी वाला तरीका लगाए तो वो कौन सा तरीका होगा? तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कई तरीके से लिखा जा सकता है। उनमें से एक तरीका ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। उनमें से एक तरीका ये है। इस चीज का फॉर्मूला कई तरीके से लिखा जा सकता है, उनमें से एक तरीका ये है। यहां पे ये वाला तरीका लगाओगे ना, ज्यादा इजीली काम होगा। तो अगर इस लॉजिक पे सेट करें सर, तो आप तुरंत यहाँ पे कह दीजिएगा कि सर ये अंदर वाली पूरी चीज को अगर हम ए बोले, ये अंदर वाली पूरी चीज को अगर हम बी बोले, तो एक तरीके से ये इसी फॉर्मेट पे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं सर? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके बाद -3ab, -3 इंटू ए इंटू बी, -3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। कहोगे हाँ सेंस है। अब यहां पे फिर से आपको आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। आप तुरंत कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सर जी, तो ये हो गया 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। कहोगे हाँ सर। आगे जाके -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, इंटू 1 मतलब यही आएगा।
यानी अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अगेन ये रिजल्ट रटना नहीं है, प्रोसेस ध्यान में रखना। तो एक बार नोट डाउन पहले कर लो, साइड हो जाना। तो ये दोनों जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली एग्जाम में प्रूव करने भी आ जाता है, प्रूव डैट के फॉर्म में, या रिजल्ट लिखो इस फॉर्म में भी आ जाता है, या सवाल के बीच में घुस के ही आ जाएगा, या सवाल के बीच में घुस के ही आ जाएगा, या सबसे टफ वैरायटी दोनों सवाल के बीच में घुस के आ जाएगा। देख रहे हो, दोनों आ गया, ये भी मिल गया ससुरा, ये भी मिल गया ससुरा। अब आपको लॉजिक पता है तो ये सवाल इजी लगेगा, वरना बाकी बच्चों के लिए ये सवाल महासंग्राम के बराबर होता है। तो ठीक है सर जी, तो LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। ठीक है सर, सिखाया है, LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो LHS का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख ले सर जी। तो ये है 2 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसके बाद आगे जाके -3 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और इसके बाद सर जी आगे क्या है, +1 है। कहोगे हाँ सही। अब ये वैल्यूज तुम जानते हो, इनको यहाँ पे यूज कर लोगे, इजी हो जाएगा सवाल। कहोगे हाँ सर, कैसे प्रूफ करना है साइड में, ये मैंने सिखा दिया। एग्जाम में भी ऐसे ही करना, एग्जाम में भी ये सवाल आएगा ना, तो यहाँ पे सब कुछ करोगे ना तो पूरा खिचड़ी बन जाएगी। बेटर क्या है, ये पार्ट अलग उठाना, ये पार्ट अलग उठाना, इसी तरीके से आप अपने पेज पे इसको सॉल्व कर लेना और फिर इन रिजल्ट्स को यूज कर लेना। तो देखो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या आती है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही निकल के आता है। एक बार चेक कर लो, 1 - 3 करके 1 - 3, ठीक है सर जी। और यह आता है 1 - 2 करके, यह आता है क्या सर, 1 - 2 करके साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर। तो अब देखो कितनी इजीली सवाल बन जाएगा। तो सर अगर हम वैल्यू पुटिंग करके अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीधे कर रहा हूं, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आगे देखिएगा, -3 × 1 -3 हो गया। इसके बाद सर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और लास्ट में आपका +1 लिखा है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा सिंप्लीफिकेशन में कि -6 + 6 कट गया सर, सेम टर्म है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, 2 + 1 3 -3 0 निकल के आ गया, और यही RHS में आपको प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव्ड, लास्ट में एक ऑटोग्राफ दे देना। कहोगे हाँ सही, बेहतरीन सवाल। मतलब इस वैरायटी पे जो सबसे टफेस्ट सवाल हो सकता था वो मैं लेके आया, और वो भी आपको इजी लग रहा होगा। तो सर 2020 में पर्टिकुलर सवाल आया था, तगड़ा सवाल, नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ये सवाल, जल्दी से जल्दी से। अच्छा, पता है कुछ बच्चों को ये चैप्टर और ये सवाल बहुत टफ लगा होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है, जिसमें तुम लोग बहुत वीक हो। ये चैप्टर भी तो रिलेशनशिप ही है ना भाई। किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच की रिलेशनशिप ही तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो असली कारण टफ लगने का क्या है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलो आ जाते हैं सर अगले सवाल पे, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, ठीक है सर जी। तो सवाल क्या है, सवाल ने x की वैल्यू दे दी, सवाल ने y की वैल्यू दे दी। अब हमें एक चीज प्रूव करने को कह रहा है, LHS बराबर RHS फॉर्मेट की। तो क्या करोगे, प्रूफ डैट के सवाल में यही तो करते हो, क्या सिखाया अभी जस्ट। LHS से स्टार्ट करो, RHS पे चले जाओ। ठीक है सर, LHS से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है यार LHS में, तो LHS में है x² - y²। तो LHS में क्या है, x² - y²। अब तुरंत तुम्हारी खोपड़िया चलेगी कि सर x की वैल्यू दे दिया है, पुट कर देते हैं, y की वैल्यू दे दिया है, पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे सर जी, तो मेरे पास कहानी निकल के आ रही है p sec थीटा प्लस p sec थीटा प्लस q tan थीटा। तो ये हो गया आपका x और इसका स्क्वायर माइनस y क्या है सर, p tan थीटा प्लस q sec थीटा, और यही है आपका y का स्क्वायर। कहोगे हाँ सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे सर
फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे आपके पास निकल के आएगा p स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू पी इंटू क्यू सेक थीटा इंटू tan थीटा। कहोगे हाँ सर। इसी तरीके से आगे देखिएगा, यहां पे आगे प्रोसीड करेंगे माइनस साइन के साथ, ब्रैकेट में आएगा, फिर से फॉर्मूला लगेगा पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा tan थीटा। कहोगे हाँ सर, यही निकल के आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूं ओवरऑल सर जी, तो मेरे पास कहानी आएगी पी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा। यानी कि इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो ये 2ab वाला टर्म आपको दिख रहा है कट जाएगा। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, तो खोपड़ी चलनी चाहिए कि सर लाइक टर्म्स एक साथ रखते हैं, तो p वाला टर्म एक साथ कर लेंगे और जो q वाला टर्म है उसको एक साथ कर लेंगे। तो दिमाग में करना, डायरेक्टली लिख रहा हूं, p वाला टर्म एक साथ करेंगे सर, तो p स्क्वायर हो गया कॉमन, यहां से मेरे पास बचा सेक्स स्क्वायर थीटा, यहां से मेरे पास बचा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से q वाले टर्म में अगर हम देखेंगे सर जी, तो q स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहां से बचेगा tan स्क्वायर थीटा और यहां से बचेगा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा कि सर सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, सीधे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, लेकिन यहां tan स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये भी आइडेंटिटी है। हाँ सर, तो जो चीज समझ में आई है सीधे लिख लो। यानी बेटर क्या रहेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस यहां पे डायरेक्टली माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, और अब हम यही सेम चीज लिख सकते हैं ताकि आइडेंटिटी लग जाए, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, तो हमें पता है ये वैल्यू होती है 1। तो मेरे पास निकल के आ रहा है 1 इंटू पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, 1 इंटू क्यू स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली आ रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या यही प्रूव नहीं करना था? बिल्कुल सर जी। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहां पे निकल के आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। कहोगे हाँ सर, ऑटोग्राफ दे दिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और बेहतरीन सवाल धोए में उड़ा दिया, 2 बार पूछा गया है, टर्म 1 में भी पूछा गया है, 2017 में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए सर जी, बहुत ही बढ़िया। तो अब बस 2 सवाल बचे हैं सर जी, एक असर्शन रीजन केस बेस्ड धोए में उड़ा देते हैं। सबसे पहले असर्शन रीजन, तो सर किसी एक को चुन लो, स्टार्ट करो और चेक करो सही है कि गलत है। जैसे मान लो असर्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो असर्शन के साथ स्टार्ट करेंगे सर जी। तो कहा जा रहा है x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो x प्लस वाई 3 आएगा। तो ठीक है सर, चेक कर लेते हैं, x दिया है y दिया है, x प्लस वाई करके देखते हैं क्या आता है। अगर 3 आ गया तो सही बात, वरना गलत बात। तो सर x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई कर लेते हैं। तो सर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिख रहा है सर कि 2 यहां कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर में प्लस 1। और सर हमें सीधे यहाँ पे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 ओवरऑल 3 आ गया निकल के, और ये भी 3 ही बोल रहा है, मतलब सही बात है सर असर्शन में, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन को चेक करते हैं। तो रीजन में कहा जा रहा है कि अगर tan अल्फा की वैल्यू 5/12 है तो sec अल्फा 13/12 आएगा। ठीक है सर, क्या दिक्कत है, एक टी रेशो बराबर वैल्यू, लेकिन ये ऊट पटांग वैल्यू है तो एंगल आप नहीं निकाल सकते, मेथड 2 नहीं लगा सकते, मतलब कोई चारा नहीं है, मेथड 1 से बनाना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, कहोगे हाँ सर ठीक है सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है tan अल्फा बराबर 5/12,
अब इस डेटा के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि सेक अल्फा कितना आता है। अगर 13/12 आ गया तो सही बात, वरना गलत बात। तो किसी एक एक्यूट एंगल को अल्फा मान लीजिए। तो मान लो अपने राइट एंगल ट्रायंगल में इस एक्यूट एंगल को हमने अल्फा मान लिया। अब परपेंडिकुलर बेस हाइट की कहानी तुमको पता है, गाना गा लो। एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। जो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हो गई, जो बच गया वो बेस हो गया। तो सर आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी। अब ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बना लो क्योंकि असर्शन रीजन है। तो tan क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आपको गिवन है 5/12। तो आपको मैंने सिखाया था डायरेक्टली कंपेयर कर लो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यानी P 5 हो गया और B 12 हो गया। तो P हो गया 5 और बेस हो गया आपका 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि सर जी 13 आएगा ये साइड। कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है। या ये चीज तुम सीधे ट्रिपलेट के लॉजिक से भी याद रख सकते थे कि 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट में 13 ही आता है। कहोगे हाँ सर, तो एग्जाम में थोड़ा टाइम बच जाता। अब आपको चेक क्या करना है? सेक अल्फा चेक करना है। कहोगे हाँ सर ठीक है। तो सेक अल्फा बराबर सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस का उल्टा। तो बेस बाय हाइपोटेनियस का उल्टा यानी 12/13 का उल्टा 13/12। क्या यहाँ पे भी 13/12 की बात हो रही है? बिल्कुल सर, यानी ये भी सही बात है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। मैंने क्या बोला था? ऐसी सिचुएशन में असर्शन पढ़ के खुद से कहेंगे क्यों भगवान, क्यों क्यों ऐसा है? क्या क्यों का जवाब नीचे है? तो कहोगे कि सर ऊपर एक अलग बात हो रही है, नीचे एक अलग बात हो रही है। क्यों का जवाब नीचे नहीं लिखा है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तगड़ा सवाल नोट डाउन करो फटाफट एकदम। चलो अपने सेशन का आखिरी सवाल देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो सर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसी पे सवाल होगा। डायग्राम में क्या दिख रहा है सर? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपस में कनेक्टेड है। वो एंगल दे दिया, ये दोनों साइड लेंथ दे दिया। ठीक है सर, सवाल देखते हैं फटाफट। tan ऑफ एंगल क्यू निकालना है। ठीक है सर, टारगेट एंगल कौन है? एंगल क्यू मार्क करो। अब एंगल क्यू किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? तो आप तुरंत यहां पे कह दीजिएगा कि सर मेरा जो एंगल क्यू है वो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। किस वाले में सर? आप तुरंत यहां पे कह दीजिएगा कि सर मेरा जो एंगल क्यू है ये इस मार्क्ड राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan क्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर। रूल हम जानते हैं कि अगर ये टारगेट एंगल है तो एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। और ऑलरेडी इस राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड पता है पाइथागोरस थ्योरम से। तीसरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? तो रूट अंदर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। या तुम डायरेक्टली ट्रिपलेट से कर सकते थे कि सर 10 6 में ट्रिपलेट कंप्लीट करने 8 ही आता है। तो पीबीएच तीनों पता है। तो tan ऑफ एंगल क्यू क्या हो जाएगा? तो कह दीजिएगा कि सर सिचुएशन के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया 8 डिवाइडेड बाय बेस हो गया 6। सिंप्लीफाई करेंगे सर जी तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। हमारा आंसर निकल के आ रहा है 4/3। यानी tan ऑफ एंगल क्यू आ रहा है 4/3। कहीं पे दिख रहा है 4/3? डी में दिख रहा है करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए केस बेस का अगला पार्ट देख लेते हैं सर। अगला पार्ट क्या है? लेंथ ऑफ आरएस। आरएस की लेंथ निकालनी है। फिगर देखिए वापस से, कहां है भैया आरएस? ये है आरएस। इसकी लेंथ बतानी है, मान लो एक्स मान लेते हैं। कैसे निकालोगे? तो तुम्हारी खोपड़ी चलेगी कि सर यहां पे अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, इस वाले ऑरेंज वाले अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दें सर तो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा अलग से बना दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से बना दूं, कैसा बना हुआ है ये? ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा ही बना हुआ है ना? हाँ सर ऐसा ही बना हुआ है। तो अगर मैं इसको अलग से बना दूं तो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि सर मुझे गिवन है ऑलरेडी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये मुझे निकालना है x, और ये साइड हमने पता कर ली थी। कितनी थी सर? 8 सेंटीमीटर। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री से x नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर। तो यहां पे अब अपने टारगेट एंगल के हिसाब से पहले पीबीएच देखो।
तो अब तुरंत यहाँ पे रूल लगा के कहिएगा कि सर एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हो गई, जो बच गया वो बेस हो गया। अब कौन से टी रेशियो से एक्स निकल के आएगा? तो आप कहोगे कि सर एक ऐसा टी रेशियो लो जहां जरूरत के हिसाब से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पे बात हो जाए। तो पी और एच पे कौन सा टी रेशियो बात करता है? साइन या कोसेक? कोई भी एक यूज कर लो, सवाल बन जाएगा। हम लोग ज्यादा फेमिलियर साइन के साथ है, साइन यूज कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 8 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हो गया आपका x। x मुझे निकालना है, निकाल लो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 बराबर 8/x निकल के आ गया। यानी मेरे पास निकल के आ रहा है √3x बराबर 16। यानी कि सर जी x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। क्या आपको कहीं दिख रहा है 16/√3? कहोगे सर 16/√3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारी खोपड़ी चली। हड़बड़ाना मत, खोपड़ी चलाओ। सर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, और सेंसाई ने बताया है कभी भी अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो कई बार रैशनलाइज करके भी आंसर दिया जाता है। कैसे रैशनलाइज करोगे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 16√3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। इतना क्या? इतना सेंटीमीटर, क्योंकि कहानी जो थी सर वो सेंटीमीटर में थी। पूरे सवाल की कहानी किस में है सर? सेंटीमीटर में। तुम्हारा आंसर आ गया। हमने आर एस की लेंथ निकाल ली 16√3/3 सेंटीमीटर। कहां दिख रहा है सर? डी में दिख रहा है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक और ताबड़तोड़ केस बेस का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं। आखिरी पार्ट में क्या है भैया? तो आखिरी पार्ट में कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ठीक है सर, इनडायरेक्टली सवाल देख के समझ में आ रहा है कि एक आइडेंटिटी है जिसमें एलएचएस दे दिया, आरएचएस पूछ रहा है। ठीक है, क्या करोगे? नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या बोला? ब्रह्मास्त्र। जब कैसे बढ़ना है आइडेंटिटी के सवाल में ना समझ में आए, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दो, बदल दो यार। तो अगर हम इसको पूरी दुनिया साइन कॉस में बदलें तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सर सेक का मतलब हो गया 1/cos थीटा। ठीक है सर, ये ऑलरेडी है सर साइन कॉस में, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे 1 - sin थीटा। इसके पड़ोसी को बदलेंगे सर जी, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा, और बगल में tan थीटा का मतलब sin थीटा/cos थीटा। ठीक है सर, अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सर की बात के हिसाब से बनना चाहिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे सर। तो यहां पे 1 - sin थीटा है, नीचे cos थीटा है। भाई इसको कंबाइन करके ऐसा लिखा जा सकता है? कहोगे हाँ सर। इनटू यहां पे सर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे cos थीटा आ जाएगा, ऊपर 1 + sin थीटा हो जाएगा। हाँ सर, अब इससे फायदा हो गया। कैसे हो गया? तो आप कहिएगा कि सर a + b a - b, कहीं पे भी कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखता है तुरंत लगा देते हैं। a + b a - b, a² - b²। a का काम 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस b²। b का काम sin थीटा कर रहा है, sin थीटा का स्क्वायर का मतलब हो गया sin² थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे cos × cos, cos² थीटा। कहोगे हाँ सर, और 1 - sin² थीटा आप अपनी आइडेंटिटी यूज करके बता दोगे cos² थीटा की इक्वल होता है। तो ऊपर भी cos² थीटा, नीचे भी cos² थीटा, 1 टाइम्स में कट जाएगा। आंसर कितना निकल के आ गया सर जी? 1 आ गया। कहीं दिख रहा है 1 लिखा हुआ? बिल्कुल ए में दिख रहा है, नोट डाउन कर लो। तो एक और बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सेशन, छोटू सा सेशन जिसमें इतने सारे सवालों में से छांट के तुम्हारे लिए बेस्ट 15 सवाल लाया, और मैं गारंटी देता हूं यार इसको ढंग से पढ़ लोगे ना तो चैप्टर बहुत हद तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जब वन शॉट लेंगे तो डिटेल में चीजें देखेंगे। तो भैया इसके साथ अपने सवाल की कहानी और अपने चैप्टर की कहानी को एंड करते हैं। मिलेंगे इसी तरीके से अगले सेशन में, तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।